अरनपुर में हुए नक्सली धमाके ने छत्तीसगढ़ को दहला दिया है। हादसे के बाद सरकार नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के दावे कर रही है, तो वहीं नक्सली सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। नक्सलियों ने कई जगह सड़कें तहस नहस कर दी, तो शहीद सैनिकों के परिजनों को अंतिम संस्कार से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी साफ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी शासित एमपी में नक्सली नेस्तनाबूद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता भी नक्सली आतंक पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखो, दो प्रदेश की सरकारें आपके सामने हैं। 2-3 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का, और दो सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। दो पार्टियां, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और कानून का राज नहीं होने के कारण लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये तो सर्वविदित है। और नक्सल की घटनाएं भी छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, सबके सामने है। सुरक्षा में चूक है। सरकार और लोकल जो सीआरपीएफ के जवान और इनके साथ में कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी है। भारतीय जनता पार्टी बस्तर के विषय पर सरकार को स्पष्ट कह रही है, अपनी रणनीति बस्तर को जो नक्सलिज्म के नाम पर आम जनता को तकलीफें हो रही है, वहां पर जिस प्रकार के उनके ऊपर सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर बम ब्लास्ट जैसे घटना घटती है, तो ये चिंता का विषय है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके ऊपर ठोस नीति बना करके और अपनी नीति एकदम स्पष्ट करना चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोपों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निंदा कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान को राजनीतिक बता रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को पुलिस बल का हौसला कम करने वाली बयानबाजी कह रहे हैं। मैं नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े। ऑपरेशन में गया, ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमने नुकसान उठाया है, लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे और जो हमारे 10 जवान की शहादत हुई है वो बेकार जाएगी। नहीं, इनपुट हमारे पास तो था, तभी तो जाकर वहाँ ऑपरेशन किए और ऑपरेशन किए तो 2 लोगों को पकड़े भी, एक को गोली लगी और एक उठा जिंदा पकड़ लिए और वहाँ लौटते समय ये घटना घटी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई ये घटना दर्दनाक रही। बावजूद इसके नक्सलियों के बुलंद हौसले अभी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नक्सलियों द्वारा दी गई खुलेआम चुनौती राज्य की सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है। फायदा विपक्ष को साफ तौर पर मिल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार राज्य सरकार नक्सलियों पर काबू कर पाने में आखिरकार कब तक सफल साबित होती है और विपक्ष के आरोपों का जवाब भी कैसे दे पाती है। गुहार के लिए कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुई नक्सल घटना प्रदेश में सियासत का मुद्दा बनती जा रही है। 11 जवानों की शहादत के बाद विपक्ष अब राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ इस घटना के बाद भी नक्सलियों के द्वारा खुलेआम दिया गया चैलेंज शासन और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स।
छत्तीसगढ़ को कब मिलेगी नक्सलवाद से मुक्ति? चुनावी साल में क्यों बढ़ने लगी नक्सली घटनाएं? नक्सलवाद पर सियासत कितनी उचित? क्या आरनपुर की घटना का फायदा उठाने की तैयारी में है विपक्ष? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देंगे और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बजाज जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो अशोक बजाज जी के साथ और अमित श्रीवास्तव जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, जिस तरीके से हमने देखा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि भाई नक्सली घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कंपैरिजन किया मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो नक्सली घटनाएं किस प्रदेश में ज़्यादा बढ़ी हैं। इसमें उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बढ़ी हैं मध्य प्रदेश की अपेक्षा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल नक्सलियों के खिलाफ जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये हमारी जो जंग है वो अंतिम दौर पे है, और इसी वजह से दिव्यांशु जी इस प्रकार की घटना को वो कायराना हरकत करके अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि मैं इस पे राजनीति नहीं चाहता था, लेकिन अब माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है तो मैं आपको बता दूं कि जब इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी, 14 जिलों में समस्या थी और अब ये 2 जिलों में समस्या रह गई है। तो लगातार हमने कार्य योजना बना के, रणनीति बना के यहाँ पर काम भी किया, और अगर आप देखेंगे तो 60% से ज्यादा, देखिए एक भी घटना बहुत दुखद है। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि कल जो घटना हुई थी उसमें जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना, कहते हैं ना कि लगातार देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी बलिदान को देश और प्रदेश सदैव याद रखेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार आई तो हमने कार्य योजना बना के, रणनीति बना के काम करना स्टार्ट किया, और ये देखा कि ये समस्या जो नक्सलवाद है वो नक्सलवादी से चली थी, और ये समस्या क्यों हुई। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% व्यक्ति का देश के 73% धन पर कब्जा है, और देश में फैली सामाजिक व आर्थिक विविधता का कारण ये जहां भी फैल रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि न्याय और गैर बराबरी नक्सलवाद की मूल समस्या है, और निचले स्तर के जीवन स्तर को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण ये लगातार फैल रहा है। तो हमने कार्य योजना बनाई, और लगातार मैं आपको बता दूं कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, और लगातार आपको मैं बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार, मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, और आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग कई सालों से आपके साथ डिबेट में बैठ रहे हैं, आप चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आपका रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए लगातार हमने जब उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहा, हमने लोगों से, एक्सपर्ट से बात की, सारे लोगों से चर्चा की, तो उसका निष्कर्ष एक निकला, विकास। हम 3 मापदंड हमने तय किया, विकास, विश्वास और सुरक्षा। अब विकास हमने लगातार वहां पर किया, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई, मोबाइल कनेक्टिविटी, सोलर लाइट, स्कूलों को रीओपन किया, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मुहैया कराई, और लगातार 60% अगर आप देखेंगे पिछले 4.5 सालों में तो घटनाएं कम हुई। और लगातार अगर मैंने कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि प्रश्न उठा है तो प्रवक्ता होने के नाते मेरी नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी हो जाती कि मैं उसका जवाब दूं। देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय समस्या है। केंद्र, कल अमित शाह जी का भी फोन आया था, माननीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने कहा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये एक राष्ट्रीय समस्या है, और निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर ही ये समस्या को निपटाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार 15 सालों तक जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके कार्यकाल में ही नक्सलवाद ने फन पसारा। फन जो फैला 15 साल के कार्यकाल में उठा, उसका रीजन आपको बताता हूं, आदिवासियों पर अत्याचार, प्रशासनिक निष्ठुरता, और जो कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज की वो सरकार 3 क्यूब पे चलती थी दिव्यांशु जी, कट, कमीशन और करप्शन। और लगातार आपको मैं बता दूं कि बस्तर और सरगुजा पूर्ववर्ती सरकार की कभी भी प्राथमिकताओं में नहीं रहा, उनको बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ा, और इस कारण इस समस्या ने 2 जिलों से, तो आपने इस समस्या के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अशोक जी से। अशोक जी भी जुड़े हमारे साथ में। अशोक जी, क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है, आपकी सरकार जो 15 साल रही थी वो जिम्मेदार है इसके लिए, क्या कहेंगे? देखिए, अमित जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी को जब यहाँ सत्ता सौंपी गई 2003 में,
उस समय हमें विरासत में क्या मिला था? ये नक्सलवाद इतना भयावह था कि बस्तर और सरगुजा संभाग में रात में निकलना मुश्किल था। शाम होने के बाद लोग घर में दुबक जाते थे। सरगुजा को तो पूरा नक्सल मुक्त किया गया, लेकिन बस्तर के कुछ जिलों में ही नक्सलवाद सिमट के रह गया। बाकी जी जिले हैं नक्सल मुक्त हुए। नक्सलियों पर हमारी सरकार के समय भारी दबाव था और इसीलिए जब भी यहाँ दबाव बनाते थे तो अन्य प्रांतों में जो समीपवर्ती प्रांत हैं वहाँ जाकर वो शरण ले लेते थे। और समीपवर्ती प्रांतों में कौन लोग थे, किसकी सरकार थी? वहाँ इनको छुपने की, घुसने की जगह मिल जाती थी, नहीं तो उस समय खत्म हो जाता। लेकिन धीरे धीरे नक्सलवाद के खात्मे की तरफ हम बढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया था, लेकिन 4.5 साल में इस सरकार के चलते न कोई ऑपरेशन बड़ा चला, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। और आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से इनके हौसले बुलंद हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार के नुमाइंदों को चिंता करनी चाहिए कि ये क्यों हुई ऐसी घटना, ये किस चूक का परिणाम है। और इसके बाद जब ये कहते हैं कि गर्मी के दिनों में इस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तो गर्मी के दिनों में रेड अलर्ट क्यों जारी नहीं हुआ? क्यों आज रेड अलर्ट जारी करके लोगों को सतर्क करके उनकी जान माल की सुरक्षा नहीं की गई? और इन 11 जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत से आज पूरा छत्तीसगढ़ जो है शर्मसार है। और छत्तीसगढ़ में पूरा शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है। हमारे केंद्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, ये तो जग जाहिर है। अब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। चलिए ठीक है। हमारे साथ चर्चा में लखन जी भी जुड़ गए। लखन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। लखन जी, दोनों ही माननीय प्रवक्ताओं की हमने बात सुनी और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस कहती है कि नहीं, बीजेपी के टाइम पे नक्सलवाद ज़्यादा फला फूला, कांग्रेस कहती है कि नहीं, बीजेपी के टाइम पे बीजेपी कहती नहीं, कांग्रेस के टाइम पे। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार नक्सलवाद का अंत होगा तो होगा कैसे? बड़ा सवाल तो यही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है जो आपने उठाया कि आखिर इसका समाधान क्या है और इसका अंत किस तरह से होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना उनकी राजनीतिक जो है, एक तरह से कहें कि प्रतिबद्धता है या एक तरह से व्यवस्था है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से नक्सलवादी घटना को लेकर जो बयान दिया है, वो बयान जो है निंदनीय है। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी खुद इस घटना के बारे में इस तरह से कोई जो है बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तो घटना की निंदा जरूर करनी चाहिए कि नक्सलवादी जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बड़ी जो है घटना है और इस घटना की निंदा सभी कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति और सियासत को छोड़कर देखने की जरूरत है और विमर्श करने की जरूरत है कि आखिर इतने सालों बाद आजादी के हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में, बस्तर में नक्सलवादी जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है कि थोड़ी बहुत घटनाओं में कमी आई है। पिछले 15 साल में जो भाजपा के कार्यकाल में जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, उससे थोड़ी सी कमी जरूर आई है अभी पिछले 4-4.5 साल में। लेकिन घटना रुकी नहीं है एकाएक। अभी जो घटना हुई है दिव्यांशु जी कल की, वो सीधा अब चुनाव जो आ रहा है उसको लेकर नक्सलियों की बौखलाहट का नतीजा है। और ये भी अब जो है, ये जो है मुझे लगता है कि कुछ इनकी डिमांड होगी या कुछ इस तरह से चीजें हैं जिसको लेकर ये अब जो है फ्रंट पर आ रहे हैं और बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से बड़ी घटना नहीं हुई थी। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के इंटेलिजेंस की विफलता है इसमें। विकास का मुद्दा तो है ही, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, भौगोलिक क्षेत्र का मुद्दा भी है कि बस्तर में घटनाएं इसलिए अंजाम ज्यादा होती हैं क्योंकि महाराष्ट्र और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो जो इसके जो सरगना होते हैं नक्सलियों के, वो खास करके तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, और छत्तीसगढ़ में जो भोले भाले आदिवासी हैं जिनको बहुत
जो है थोड़े प्रलोभन देकर जो है अपने जाल में फंसा लेते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और इसका राजनीतिक जो फायदा है वो लेते हैं और बॉर्डर के बाहर जाकर वो छुप जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर देखिए, डीआरजी के जवानों की कल की जो घटना है विशेष रूप से वो डीआरजी के जवानों की जो है इसमें शहादत हुई है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है कि डीआरजी का मतलब होता है कि जो लोकल वहां पर जो लोग हैं जवान, जो लोकल आदमी है, तो लोकल आदमी भी यदि इस तरह के नक्सलियों के षड्यंत्र में एक तरह से कहा जाए फंस रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की प्रशासनिक जो है इसको मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस की चूक है वो केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। देखिए, मैं कोई एक सरकार को दोष नहीं देता, दोनों सरकारों की कमी है। केंद्र सरकार ने 2017 में समाधान नाम का एक जो है योजना बनाई थी, एक प्लानिंग बनाई थी और उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी राज्य सरकार को इसमें जो है हम जो है दोषी मान सकते हैं ऐसा। लेकिन इसके लिए दोनों सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात कि प्रशासनिक लापरवाही, इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसके बाद किस तरह जो है इंटेलिजेंस हमारा फेल हो जाता है और जो है नक्सली अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर सोचने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय मुझे लगता है कि दोनों सरकार मिलकर सोचे तो इसमें ज्यादा अच्छी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और ये होना भी यही चाहिए कि दोनों ही सरकारों को मिलकर के इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समस्या है इतने लंबे समय से है। और जैसा कि अभी अमित जी ने कहा कि घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कमी आना अपनी जगह ठीक है, लेकिन घटनाएं खत्म भी तो नहीं हो रही हैं कि पूरी तरह से खत्म हो गई हों। छिटपुट घटनाएं कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं, उसके बाद फिर कोई घटना घटित हो जाती है और फिर वही सारी बातें एक के बाद एक रिपीट होने लगती हैं। चलिए मैं अमित जी से एक सवाल ले लेता हूं। अमित जी, एक बात बताइए, घटना तो चलिए घटित हो गई, उसके बाद अब जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे विपक्ष जो है इस घटना का सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? अमित जी। दुखद पहलू है। देखिए, मुझे लगता है कि जिनके कार्यकाल में झीरम नरसंहार के छींटे जिनके ऊपर हो और अगर वो यहाँ पर बयानबाजी करे, हमने अपने प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं को उस समय खोया था और उसके बाद भी जिस प्रकार से मैं कल से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, मुझे लगता है वो दुखद पहलू है। क्योंकि राजनीति में आप विरोध के लिए विरोध करिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमको मिलकर लड़ने की आवश्यकता होती है। और जैसे अभी लखन भैया ने कहा कि ये समस्या केंद्र और राज्य दोनों की है और जिस प्रकार से कल गृह मंत्री जी ने कहा भी कि हम कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे जो होते हैं विपक्ष में, उससे राजनीति से परे उठ पे उस पर बात भी करना चाहिए और स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कल से हम भाजपा नेताओं के वक्तव्य देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम इस टाइप के वक्तव्यों को से उनको बचना चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी सुरक्षा की हमारी है और हर छत्तीसगढ़ के निवासियों की उसमें हिस्सेदारी और कहते हैं ना जवाबदारी है। तो भाजपा नेताओं भी, क्योंकि भाजपा नेता भी हमारे छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, तो 2 करोड़ 80 लाख जनता की जब हम हित की बात करते हैं तो उसमें भाजपा के नेता भी आते हैं। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे उठ के उसमें वक्तव्य आना चाहिए और राजनीति करने के लिए बहुत समय होता है, लेकिन जिस प्रकार से कल घटना घटी और उसके बाद जिस प्रकार के स्टेटमेंट आना चालू किए, तो मुझे लगता है कि कम से कम सीनियर नेता को जिनको लोग एडमायर भी करते हैं, जिनको लोग सुनते भी हैं, तो कम से कम कुछ ऐसे विषय होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात से शायद अशोक भैया भी इत्तेफाक रखेंगे, लखन भैया भी रखेंगे कि कुछ मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठ के उसमें चर्चा भी होनी चाहिए और बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मैं अशोक जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपकी बात पर। अशोक जी, क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए जोशी जी, नक्सलवाद 4.5 वर्षों में इतना बढ़ गया है कि हमारे कई नेताओं को हमने खोया है। टारगेट किलिंग हुई है। एकमात्र विधायक हमारे बस्तर के थे, भीमा मंडावी, उनकी नक्सली ने हत्या की। कुछ हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई, गिर कर हुई, चूर कर हुई। अभी कांग्रेस के एक विधायक मंडावी जी, उनके काफिले पर आक्रमण हुआ। इसके बाद सरकार अलर्ट क्यों नहीं हुई? हमारी चिंता यही है, राजनीति का विषय नहीं है।
हम इस पर कतई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल इस बात का है, इतनी घटनाएं होने के बाद सरकार ने एहतियात क्यों नहीं बरता, सरकार ने ये चूक क्यों की, इनका इंटेलिजेंस कहाँ है, खुफिया तंत्र फैल के खाया और इस तरह से नक्सलियों को यह वारदात या इतना बड़ा बुरा अंजाम देने का अवसर क्यों मिला, ये प्रश्न आज सबके जेहन में है। जी। इसका जवाब तो मिलना चाहिए। बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए, जवाब हम लेंगे भी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पिछले 4.5 साल में जो नक्सली घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अभी हमने सुना, लखन जी भी ये बात बोल रहे थे, अमित जी भी बोल रहे हैं कि नहीं 4.5 साल में घटनाएं घटित मतलब कम हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं कम हुई हैं। 15 साल में ज्यादा होती थी, 4.5 साल में कम हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर? 15 साल में उस भयावहता को हमने कम किया, उसको सिमट दिया, कुछ जिलों तक सिमट दिया था। सरगुजा की स्थिति क्या थी, सरगुजा पूरा एक प्रकार से नक्सल मुक्त हुआ, वहाँ मूवमेंट पूरे बंद है। बस्तर में आप कुछ जगह का जो बहुत वीरान जगह है उनको छोड़ दें तो बाकी जो घनी बस्तियां हैं या जो शहरी कस्बे इलाके हैं वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हुआ है। तो अब घटनाएं तो अब धीरे धीरे कम होंगी ही ना, लेकिन जो हो रही है वो कम दर्दनाक है क्या, ये बताइए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों टारगेट बना रहे हैं नक्सली, ये किसके इशारे पर बना रहे हैं, ये भी सोचने की विषय है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों निशाने पर है। और अभी जो अपने जवान शहीद हुए हैं इनकी शहादत को अपन कम आंकें, ऐसा नहीं है, इनकी शहादत को गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय में इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि इस घटना के बाद नक्सलियों का मूवमेंट जो है फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह उन्होंने रोड ब्लॉक किया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दहशत का माहौल हो गया है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इस स्थिति में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। केंद्र तो पूरा अपना सहयोग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए, केंद्र सरकार 2 कदम आगे बढ़ाएगी। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, बहुत दुख होता है जब भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता, मेरे बड़े भाई, जिनको मुझे लगता है कि हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तब से उनको राजनीति में उनका वक्तव्य हम सुन रहे हैं और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अशोक भैया, जब आप आरोप लगाते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। आरोप लगाने पे नहीं, अगर सच्चाई नहीं हो तो पीड़ा होती है। और ऐसा मुद्दा था, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ प्रियांशु जी की किसी भी दल के किसी भी कार्यकर्ता की अगर हत्या होती है तो वो दुखद है, बहुत दुखद है। मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन आपने सीधा सीधा ये कह दिया कि किसके इशारे पे हो रही है, तो आपकी सरकार है साहब, जांच करा लीजिए एनआईए से। आपको बड़ा भरोसा है एनआईए पे, जिस एजेंसी से चाहते हैं आप जांच करा लीजिए। फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आपने कहा इंटेलिजेंस फेल्यूर है, मुझे लगता है कि उतने ही सशक्ता से वहां पर पुलिस बल काम कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं। और कल जो जवान शहीद हुए हैं, उन बलिदानियों को, जिन्होंने मां भारती के लिए अपने प्राण कल अर्पित कर दिए, मैं उन सभी बलिदानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश और प्रदेश उनके साथ खड़ा है। रही बात, अब आप बताएं, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, मैं कहता हूं कि जब ऐसे डिबेट्स पे मुझे बोलना पड़ता है तो पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदारी है तो बोलना भी पड़ेगा। देखिए, 15 साल मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन 15 साल जो आपने वहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में जो सरकार नाकाम रही थी और भयंकर भ्रष्टाचार जो वहां पर हुआ, लाल पानी पीने के लिए तक वो विवश होते थे साहब आपके कार्यकाल में, और ना विकास आप कर पाए, ना उन पे विश्वास जीत पाए, ना उनको सुरक्षा दे पाए। लगातार आपके ऊपर तो वो सब देश को कलंकित करने वाला जो नरसंहार, सबसे बड़ा नरसंहार झीरम का दाग आपके ऊपर है। और जब आप लोग आके ऐसी बात करते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए मैं बड़े दुख के साथ ये बार बार कह रहा हूँ अशोक भैया। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर इस समस्या से निपटना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबके सहयोग से वो दिन, वो फिजा, वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ से ये नक्सलवाद का दंश पूरी तरीके से मिटेगा। और लगातार उसमें आपका भी उतना ही सहयोग, क्योंकि मैंने कहा ना, जब हम बिल्कुल वो सुबह आएगी अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इंटेंशन सही हो, नियत अगर सही हो, भाजपा के भी नेता जी परिणाम बिल्कुल मिलते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात निकल करके सामने आई है कि
समस्या पुरानी है, लेकिन फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि समाधान निकलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, अपनी जगह है, सियासी बयानबाजी भी अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान जो होता है वो राज्य और राज्य की जनता का होता है, और वो नहीं होना चाहिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।